बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम वकार अहमद। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा चैप्टर नंबर 4 जो है इसने हमारे मैथ की कंडीशंस को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया। इससे पहले जो हमारे पास कंडीशन थी उसमें किसी और तरह से सोचा जाता था, लेकिन चैप्टर 4 आने के बाद मीन जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है इसके आने के बाद मामला काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए। तो आपकी बुक का है पेज नंबर 179, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। वैसे सबसे पहले हम इस चीज़ की तरफ जाते हैं, ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री के बाद हम आते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या थी। बेटा ज्योमेट्री जो है इसको कहा जाता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ, मेजरमेंट ऑफ लैंड। अब बेटा होता ये था कि इससे पहले मीन जब तक एनालिटिकल ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, होता ये था कि लोग जस्ट मेजरमेंट ऑफ अर्थ करते थे। जैसे कि दो भाइयों की एक ज़मीन है, उस ज़मीन को उन्होंने काश्त करना है, पहले इकट्ठे थे तो इकट्ठे करेंगे, लेकिन जब उन्होंने सेपरेट होना है तो वो उसको मैयर करते थे। मैयर करने के बाद हाफ और हाफ इस तरह से कर लेते कि आधा हिस्सा एक को मिल जाए, आधा हिस्सा दूसरे को मिल जाए। लेकिन इसके लिए करना ये पड़ता था कि प्रैक्टिकली उस ज़मीन के ऊपर जाके उसको मैयर करने के बाद ये सारा कुछ करना पड़ता था। लेकिन इसके बाद ये काम काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मीन आप लोग जो मर्जी अर्थ थी, जिस तरह की मर्जी थी, आप जाओगे उसको मैयर करोगे, उस ज़मीन के हिस्से को मैयर करने के बाद आप कहोगे कि ये हिस्सा इसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा, वो जो भी कंडीशन वट एवर जो भी था। हुआ ये बेटा कि इसके बाद उन्होंने कहा क्यों ऐसा ना किया जाए कि कोई इस तरह से मामलात आएँ कि हम एक रूम में बैठ के, एक जगह पे बैठ के वो बैठे बैठाए उस ज़मीन की मेजरमेंट कर लें, बैठे बैठाए उसको देख लें कि कितने हिस्से में डिवाइड हो सकती है, किस तरह से डिवाइड हो सकती है। इसके लिए कंडीशन जो थी हमारे पास बेटा एनालिटिकल ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस हुई। अब बेटा जो मेजरमेंट ऑफ अर्थ थी ये हमारा था बेटा एक साइंटिस्ट यूक्लिड ने ही मेजरमेंट ऑफ अर्थ का कॉन्सेप्ट दिया कि मेजरमेंट ऑफ अर्थ की जाती है, उसकी क्या तरतीब है, ये सारे मामला चलते थे। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास बेटा एनालिटिकल ज्योमेट्री आई, इंट्रोडक्शन, या बेटा इसने क्या किया, अलजबरा को ज्योमेट्री के अंदर इंट्रोड्यूस कर लिया। अब हमारे माइंड में आता है कि अलजबरा किसी और तरह की चीज़ है, ज्योमेट्री कोई और चीज़ है, ये तो चीज़ें आपस में मिलती नहीं है, ये कैसे एक दूसरे के साथ मिल गए। बेसिकली हमारे पास बेटा जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में अर्थ की मेजरमेंट के साथ साथ उन्होंने वक्त के साथ साथ इस चीज़ को भी मेजरमेंट करना शुरू कर लिया कि हम एक ट्राइंगल को भी मेजर कर सकते हैं, इसके अलावा बेटा हम एक सर्कल को भी मेजर कर सकते हैं, हम एक स्क्वायर शेप को भी मेजर कर सकते हैं, हम रेक्टेंगल शेप को भी मेजरमेंट कर सकते हैं, पैरेललोग्राम जो भी है बेटा हम इनकी मेजरमेंट तो कर सकते हैं आसानी से। अगर हमें इसकी साइड लेंथ पता हो या इसके बेटा वर्टेक्स पता हो, सर्कल की लेंथ पता हो, 2πr बेटा लेंथ होती है सर्कल की, जिसको हम सर्कमफ्रेंस का नाम देते थे 10th क्लास में। तो इनकी मेजरमेंट बेटा हमारे पास मेजरमेंट ऑफ अर्थ के साथ साथ जिसको हम ज्योमेट्री का नाम देते हैं, यूक्लिड ने बेटा इस चीज़ के लिए ये कॉन्सेप्ट पेश कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ बाद में एनालिटिकल ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस हुई। एनालिटिकल ज्योमेट्री ने क्या किया कि अलजबरा होता क्या है बेटा, हमने 9th क्लास में पढ़ा कि जस्ट जो XYZ वाली मीन हम जो कहते हैं कि जो हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाली टर्म्स होती हैं उनको अलजेब्रिक टर्म्स का नेम दिया जाता है। वो एक दूसरे के साथ चाहे प्लस के साथ कनेक्टेड हो, माइनस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ या डिवाइड के साथ, वो क्या बनाती है हमारे पास अलजबरा की इंट्रोडक्शन देती है, अलजबरा क्रिएट करती है। अब इंट्रोडक्शन में उसने क्या किया कि अलजबरा को ज्योमेट्री में किस तरह से इंट्रोड्यूस किया। हमें माइंड में बेटा ये चीज़ तो समझ नहीं आ रही कि XYZ का जो रिलेशन है वो ज्योमेट्री के साथ क्या है। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं बेटा एक लाइन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन हम बेटा ये 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में, y = mx + c जहाँ पे पढ़ा था। इसके बाद फर्स्ट ईयर में भी हम लाइन के हवाले से बेटा पढ़ते हैं कि इक्वेशन जो भी होती हैं लीनियर इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन एक लाइन को बेटा बताती हैं। चैप्टर 2 में बेटा इसके हवाले से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर में। अब आके हम बेटा इसको काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि एक लाइन के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लाइन की इक्वेशन कैसे बनानी पड़ती है, जो भी कंडीशन है बेटा आगे चल के हम इंशाल्लाह ये 4.3 में काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब बेटा जो एनालिटिकल ज्योमेट्री थी ये होती क्या है, ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है दैट यूज अलजबरा टू हेल्प इन दी स्टडी ऑफ जियोमेट्री। ये बेटा अलजबरा को यूज करके स्टडी कर बेटा बहुत ज्यादा हेल्प करती है कि आप ज्योमेट्रिकल शेप को किस तरह से स्टडी कर सकते हो। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड ज्योमेट्री एंड अलाउ यू टू डिस्क्राइब ज्योमेट्रिकल फिगर।
बेटा ये ज्योमेट्री को समझने के साथ साथ ज्योमेट्रिकल फिगर को भी डिस्क्राइब करती है। अब बेटा इसके बाद हमारे पास क्या था, बाय मीन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन एंड इट अलाउ यू बाय यूजिंग अलजेब्रा टू ड्रा पिक्चर ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। अब हमारे माइंड में ये आता है कि लाइन से हमारे पास लाइंस बनी है बेटा, 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है। अब लाइन की मदद से अलजेब्रिक पिक्चर ये ट्राइंगल लाइन से कैसे बन सकती है, या सर्कल, चलो हम कह सकते हैं सर्कल की फिगर के लिए थोड़ा सा हो सकता है। अब इसके लिए भी है बेटा, लेकिन हम आगे चल के देखेंगे। ट्राइंगल कैसे बन सकती है, एक स्क्वायर शेप कैसे बन सकती है, रेक्टेंगल कैसे बन सकती है, पैरेललोग्राम कैसे बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बेटा सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ। अगर एक लाइन की इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस का c इज इक्वल टू 0, ये आगे जाके इंशाल्लाह आपको याद भी हो जाएगी, बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब ये एक लाइन थी हमारे पास, ये लाइन नंबर 1 थी। इसी तरह से ये दूसरी लाइन थी बेटा, ये लाइन नंबर 2 थी। याद रखिएगा लाइन बेटा दोनों कॉर्नर से आगे को चलती जाती है। ये लाइन नंबर क्या थी, 3 थी। अब देखो अगर इन लाइंस की मदद से देखा जाए तो ये आपके पास एक शेप क्रिएट नहीं हो रही। अगर मैं इसको ए का नाम दूं, बी का नाम दूं, सी का नाम दूं, तो ये आपके पास कौन सी फिगर बन गई, ये ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है जिसको हम ट्राइंगल का नेम देते थे। यूज हमने लाइन को किया, जो हमारे पास फिगर क्रिएट हुई, जो पिक्चर बनी बेटा वो किसकी आ गई, एक ट्राइंगल की। मीन अलजबरा ने हमारे लिए आसानी कर दी कि आप अलजब्रिक इक्वेशन का यूज करके एक ट्राइंगल बना सकते हो। इसी तरह से बेटा मैं स्क्वायर शेप भी बना सकता हूँ, इसी तरह से रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये कंडीशन बेटा आपके पास बन सकती हैं। मीन वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बेटा तरतीब देखी जाएगी। अगर बेटा देखूं तो ये आपके पास अगर ये जो 4 पॉइंट बनते हैं इसको हम नेम दे देते हैं, इसको ए का, बी का, सी का, डी का, तो आपके पास ये क्या तरतीब बन रही है, एक पिक्चर बन रही है जिसको हम क्या नेम देते हैं, स्क्वायर का। लेकिन हमने यूज क्या किया, लाइंस को। मैं कहता हूँ ये लाइन नंबर अगर 1 है, 2 है, लाइन नंबर 3 है और ये लाइन नंबर 4, हमने यूज किया लाइंस को, लेकिन पिक्चर किसकी बन गई, एक स्क्वायर शेप की। इसी तरह से रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, आगे पिक्चर बन सकती है बेटा। मीन हम ये कहते हैं कि हम बेटा ज्योमेट्री के लिए यूज किसको कर रहे हैं, अलजबरा को कर रहे हैं। लेकिन ये इंट्रोड्यूस करवाने वाला शख्स जो था वो कौन था बेटा, रेने डिकार्ट। रेने डिकार्ट ने बेटा इसका कॉन्सेप्ट दिया कि आप ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर आप अलजेब्रिक इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो। अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज करके आप लोग बेटा ज्योमेट्रिकल फिगर बेटा बना सकते हो, उनकी डिटेल पढ़ सकते हो, बाकी सारी इसकी कंडीशन आ सकती है बेटा। ये एनालिटिकल ज्योमेट्री की आप बेटा डेफिनेशन कहें या उसका कॉन्सेप्ट कहें, ये उसकी कंडीशन है। नीचे मैंने बता दिया कि ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस करने वाला था यूक्लिड। उसने मेजरमेंट ऑफ अर्थ के लिए, मेजरमेंट ऑफ पिक्चर जो भी आपके पास सिंपल आ जाती हैं, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ईटीसी जो भी आती हैं। इसी तरह से इसके आगे बेटा एनालिटिकल ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें इंट्रोडक्शन आया अलजबरा का। अलजबरा को हम कैसे ज्योमेट्री में यूज कर सकते हैं, हमें बेटा रेने डिकार्ट ने इसका सारा कुछ बताया, इसकी कंडीशन बताई। अब बेटा आगे जाके हम इसको कॉन्सेप्ट के तौर पे पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा कंडीशन बताता हूँ। एक रात बेटा रेने डिकार्ट अपने रूम में लेटा हुआ था, तो इसने इस चीज़ पे सोचना शुरू कर दिया कि एक मकड़ी बेटा, जिसको हम स्पाइडर भी कहते हैं, वो अपनी पोजीशन से आगे पीछे मूव कर रही थी। तो उसने सोचा यार कि देखो ये कभी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, कभी एक तरफ को चली जाती है, कभी दूसरी तरफ को चली जाती है, आगे पीछे जिधर भी बेटा मूव कर रही थी। उसने सोचा कि हम मैथमेटिकली इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैथ इसके हवाले से क्या कहता है। तो अगर देखा जाए फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रही है बेटा, मैं कहता हूँ इन पॉइंट्स के ऊपर, ये तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी कि इन पॉइंट्स के ऊपर वो मूव करती जा रही है। लेकिन जैसे ही वो आगे पीछे पॉइंट से हट जाएगी, आगे को चली जाएगी, पीछे आ जाएगी, जैसे बेटा मूव करती जाती है। तो इसके लिए वो कहता है ये पोजीशन हम कैसे डिस्क्राइब करें, कि अगर एक लाइन बनेगी उसके लिए तो हम कर सकते हैं, इससे डिफरेंट पॉइंट्स बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट के बाद यहाँ पे आ गई थी, स्ट्रेट चली गई, फिर बेटा ऊपर वाली लाइन पे चली गई, फिर यहाँ पे नीचे आ गई, फिर साइड पे चली गई। ये डिफरेंट जो कंडीशन आती हैं, ये जो डिफरेंट पॉइंट्स बनते हैं, उसने इस चीज़ पे सोचना शुरू किया कि इसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करें। तो उसके माइंड में बेटा ये वर्किंग चलते चलते ख्याल आया कि इसके बाद हम इस तरह की तरतीब दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि उसने कहा कि 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें
उन परपेंडिकुलर लाइंस को बेटा बाद में जाके इस पे काफ़ी वर्किंग की गई, उसके बाद इनको नाम दिया गया कि ये एक लाइन है बेटा एक्स और एक्स नेगेटिव, फिर बेटा दूसरी परपेंडिकुलर लाइन थी वाई ओ वाई का नेगेटिव पॉइंट। अब इस पे जब बात की गई कि अगर वो एक लाइन पे मूव कर रही थी, जैसे मैं कहता हूँ ये 1 हो गया, उसके बाद ये 0.2 पे चली गई, 0.3 पे, 0.4 पे, 0.5 पे, अगर वो इसको बेटा ओरिजिन मान लिया गया, तो अगर वो आगे की तरफ को चल रही है, ये जो ओ पॉइंट होता है बेटा, ये आपको पता भी है, जहां पे दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये ओरिजिन होता है ओ इंटू 0,0, ये ओ है, ये 0 नहीं है। ये ऐसा पॉइंट होता है बेटा जिसमें एक्स और वाई दोनों आपस में हमेशा इक्वल आते हैं। हम बेटा दो टो कह सकते हैं कि कहां पे एक्स और वाई इक्वल होते हैं, ओरिजिन पे हमेशा इक्वल होते हैं। इसके अलावा जो जो कंडीशन आएंगी अभी मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता हूं। आगे बेटा ओरिजिन से राइट तरफ चले तो वो पॉजिटिव पॉइंट, और जब वो लेफ्ट तरफ आए तो उसको क्या नेम दिया गया, नेगेटिव पॉइंट का, -1 -2 -3 ETC कंडीशन आ गई। इसी तरह से जब इस पॉइंट से ऊपर जाना शुरू किया तो उसने कहा इसको पॉजिटिव नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4, ये आगे को चलता जाता है बेटा। अगर इस पॉइंट से नीचे आना शुरू किया तो इसको नेगेटिव वैल्यू का नाम देना शुरू कर देते हैं, -1 -2 -3, जो भी आगे को कंडीशन चलती है। अब बेटा ये याद रखिएगा, ये आपकी चॉइस है कि ये जो 1 2 3 है आप लाइन के नीचे भी लिख सकते हैं, इसको लाइन के ऊपर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लाइन के ऊपर लिख रहे हैं या लाइन के नीचे लिख रहे हैं। राइट तरफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव, लेफ्ट तरफ नेगेटिव, अपर वाई पॉजिटिव और लोअर वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आप लोग चैप्टर 5 में सीख भी चुके हैं। अब उसने कहा फॉर एग्जांपल कि ये इस लाइन के ऊपर चलती जा रही थी कि 0.1 पे आ गई, 0.2 पे, 0.3 पे, 0.4 पे। ग्राफ पेपर जब आपके सामने हो, शीट हो, तो उससे ज़्यादा आसानी होती है बेटा। अब फॉर एग्जांपल वो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करती है तो हम कहेंगे वो 1 पे है, वो 1 के बाद 2 पे, 3 पे, या ऐसे भी हो सकता है वो 1 के बाद 1.1 पे रुक गई, 1.5 पे रुक गई, 1.9 के ऊपर रुक गई, 2.5 पे रुक गई। तो बेटा इस तरह की कंडीशन, अगर ये तो बेटा एक लाइन थी, लाइन के ऊपर अगर वो मूव कर रही थी तो वो तो बात क्लियर समझ आ रही है, लेकिन वो ऐसा करती है, वो इस पॉइंट से मूव करके फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहुंच जाती है। अब इस पॉइंट को क्या नेम दिया जाए, इस चीज़ पे जब वर्किंग की गई तो बाद में देखो हमें तो बड़ा आसान सा लगता है, हम चैप्टर 5 में इजीली ग्राफ बना लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। तो बेटा बेसिकली होता यह है कि किसी भी पॉइंट पे जब आप ग्राफ बना रहे हो या बेटा एक प्लेन के ऊपर पॉइंट हो तो आप सिर्फ दो लाइंस ड्रा कर सकते हैं। कौन कौन सी, एक परपेंडिकुलर और दूसरी पैरेलल, परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा वो ग्राफ बनाते हुए बेटा जो स्लांट लाइन आती है वो आप कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा आप लोग बेटा जब पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, जैसे मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर एक ड्रा करूँ तो ये बेटा ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ये कौन सा पॉइंट बन रहा है, 2, जहाँ पे x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू भी क्या है 2। तो इस पॉइंट का नेम दिया गया कि वो जो स्पाइडर या बेटा जो मकड़ी थी वो किस पॉइंट पे पहुंच गई, 2,2 के ऊपर। यहां से जाके फिर बेटा आगे इसकी तरतीब आगे को चलती गई कि हम ग्राफ पे वो बेटा फॉर एग्जांपल वो रूम के छत पे जहां जहां पे थी उसको हम पॉइंट नेम दे सकते हैं, ये 1 पे है, ये 2 पे, ये 3, ये 4, जहां पे भी वो पहुंच गए। अब बेटा इसके साथ साथ आगे को बेटा ये चलते गए तो वो कंडीशन सारी दरियाफ्त होती गई। ये याद रखिएगा। हम बेटा अब इससे थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये क्वाड्रेंट जो हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइन आती हैं, ये क्या करती हैं। ये बेसिकली बेटा एक प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करती हैं। इसको नाम दिया जाता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इसको नेम दिया जाता है सेकंड का, एंटी क्लॉक चलना है बेटा, इसको नेम दिया जाता है थर्ड क्वाड्रेंट का, और इस वाली जगह को नेम दिया जाता है क्वाड्रेंट नंबर 4 का। ये 4 क्वाड्रेंट हमारे पास बेसिकली बन जाते हैं। अब इन्हीं को लेके फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आप लोग बेटा x वाली लाइन के ऊपर मूव करना शुरू कर लो, वो सिर्फ x की वैल्यू है। अब यहां से आगे बेटा तरतीब चलती गई कि आप लोग ऐसा करो, बताओ कि x = 2 कहां पे होगा, 3 कहां पे होगा। ये कंडीशन हम इजीली बताने के काबिल हो गए। उसके बाद बेटा कहा जाए कि इसका ग्राफ ड्रा करो कि सिर्फ x = 2 का ग्राफ क्या होगा, सिर्फ x = 3 का ग्राफ क्या होगा। तो आपके माइंड में क्या आएगा कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ये किस तरफ का है, राइट तरफ। तो हम इसको नेम देते हैं बेटा राइट को, राइट हाफ प्लेन, जहां पे x एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव, और x एक्सिस पॉजिटिव कहां पे होता है, क्वाड्रेंट नंबर 1 और क्वाड्रेंट नंबर 4 पे। और बेटा जो लेफ्ट साइड है इसमें क्वाड्रेंट नंबर 2 और क्वाड्रेंट नंबर 3 आता है। यहाँ पे x एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है। मीन क्वाड्रेंट नंबर 1 में
एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इसके अलावा क्वाड्रेंट नंबर 4 में एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बेटा पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं, अब उस पॉइंट्स को मैं क्लियर कर रहा हूं कि किस तरह से हम लिखते थे या क्या कंडीशन थी। इसी तरह से क्वाड्रेंट नंबर 2 में एक्स एक्सिस नेगेटिव और क्वाड्रेंट नंबर 3 में भी एक्स एक्सिस क्या है, नेगेटिव है। तो बेटा यहां से ये तरतीब बनना शुरू होगी कि जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन राइट और लेफ्ट हाफ प्लेन क्रिएट करती है। इसी तरह से जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, ये अपर हाफ और लोअर हाफ क्रिएट करती है। अपर हाफ हमारे पास देखा जाए बेटा वाई एक्सिस पॉजिटिव है, जो शो करता है क्वाड्रेंट नंबर 1 और क्वाड्रेंट नंबर 2 को। अगर लोअर हाफ देखा जाए वाई एक्सिस नेगेटिव है, जो शो करता है क्वाड्रेंट नंबर 3 और क्वाड्रेंट नंबर 4 को। अब यहां से देखो बेटा एक तरतीब बनती जा रही है। हम यहां से कह सकते हैं कि क्वाड्रेंट नंबर 1 और क्वाड्रेंट नंबर 3 में एक्स और वाई दोनों आपस में इक्वल होते हैं। देखो इक्वल नहीं है, मीन एक्स इक्वल कहां पे, अब ये जरूरी नहीं है बेटा, ये वर्डिंग महदूद सी है कि ये इक्वल होते हैं। अब इक्वल के लिए भी थोड़ा सा होगा, जैसे आपको यहां पे नजर आ रहा है एक्स भी 2 है और वाई भी 2। इसी तरह से इनके साइन का कह सकते हो बेटा कि हम साइन के लिहाज से 100% कह सकते हैं कि इनके साइन सेम होते हैं, लेकिन वैल्यू के लिहाज से जरूरी नहीं है कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में एक जैसे ही होंगे। हाँ ये जरूरी हो सकता है कि बेटा कि x1 हो जाए y2 हो जाए, x1 हो जाए y3 हो जाए, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी। लेकिन उमूमन जब हमें कहा जाता है कि बताओ x और y कहाँ पे इक्वल होंगे, तो हम कहते हैं ओरिजिन के अलावा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में x और y क्या हो सकते हैं, आपस में इक्वल हो सकते हैं। इसी तरह से हमें कहा जाए कि x और y के साइन ऑपोजिट कहाँ पे होते हैं, तो देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ऑपोजिट साइन सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इन दोनों के साइन क्या आते हैं, ऑपोजिट आते हैं। ये याद रखिएगा बेटा, जब हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो x को हम कहते हैं, x को नेम दिया जाता है एब्सीसा का और y को नेम दिया जाता है ऑर्डिनेट का। जब ये दोनों मिलते हैं, एब्सीसा और ऑर्डिनेट मिलते हैं, तो इसको नेम दिया जाता है बेटा कोऑर्डिनेट का। कोऑर्डिनेट्स प्लेन हमारे पास क्रिएट हो जाती है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली प्लेन। इसी का कॉन्सेप्ट भी बेटा हमें रेने डिकार्ट से ही मिलता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखिएगा बेटा, फॉर एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूं ये रियल लाइन को, तो आपको यहां पे कंडीशन क्या नजर आ रही है। मैंने तो कहा बेटा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोमा वाई होता है, मीन चाहे वो 2 2 था इक्वल हो जाएंगे, 3 3 इक्वल हो जाएगा, 4 4 इक्वल हो जाएगा, 5 5, लेकिन जरूरी नहीं है इक्वालिटी हो। लेकिन जब इक्वल आएंगे, जैसे 1 1 के इक्वल हो जाएगा, 2 2 के इक्वल हो जाएगा, 3 3 के इक्वल हो जाएगा, तो हमें यहाँ से एक ऐसी लाइन मिलेगी, ये वो लाइन होगी बेटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई को इक्वल बनाएगी। इसी तरह से हम यहाँ से ये कह सकते हैं बेटा कि -1 के साथ मिल गया, इसी तरह से -2 के साथ मिल गया, -3 के साथ। तो बेटा क्वाड्रेंट नंबर 1 और क्वाड्रेंट नंबर 3 को जो लाइन बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट कहा जाता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो ऐसी लाइन होती है जिसमें एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, इक्वल। अब माइंड में आ रहा होगा यहाँ पे, तो एक्स और वाई हमने इक्वल लिख दिया, तो इसमें तो दोनों माइनस है, तो माइनस को बेटा जब हम इक्वल करते हैं तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी वो कंडीशन देगा कि ये x इज इक्वल टू क्या होगा, y होगा। इसी तरह से अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट को देखें, उसमें देखो अगर x और y को देखा जाए, ये पॉइंट क्या बनेगा, x -1 y +1। बेटा पहले x की वैल्यू हमेशा और बाद में y की, फिर बेटा x -2 y2, x -3 y3। ये एक ऐसी लाइन बन रही है बेटा जो सेकंड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगी। और इसी तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट होगा जहाँ पे x1 और y -1, फिर इसी तरह से बेटा x2 y -2, फिर इसी तरह से x3 और y हमारे पास क्या बनेगा, -3 बनेगा। तो यहाँ से हम बेटा ये पॉइंट्स बनाना शुरू कर देते हैं कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में x और y इक्वल होते हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट को देखा जाए -x इज इक्वल टू +y, या सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है बेटा कि +x इज इक्वल टू, यही हो ना कि यहाँ पे x और y इक्वल हैं ऑपोजिट साइन के साथ, यहाँ पे भी x और y इक्वल है लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ। जब दोनों को सिंपलीफाई किया जाए, -x उधर जाके प्लस हो जाएगा और -y इधर आके प्लस, तो दोनों से क्या कंडीशन बन रही है बेटा, 0 इज इक्वल टू y + x,
या x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्या ये दोनों सेम नहीं है? हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसमें क्या हमारे पास आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्वाड्रेंट 1 और 3 x और y इक्वल आते हैं, क्वाड्रेंट नंबर 2 और क्वाड्रेंट नंबर 4 में ये दोनों पे बेटा x और y इक्वल होते हैं, लेकिन विद साइन ऑपोजिट के लिए बेटा। अगर मैं क्वाड्रेंट 1 को देखूं उसमें x इज इक्वल टू वाई था, अगर क्वाड्रेंट 3 को देखूं तो x इज इक्वल टू माइनस वाई, लेकिन जब सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और y दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। अब इसके बाद बेटा जो कंडीशन चल रही थी, यहाँ पे इसकी बेटा काफ़ी डिटेल लिखी हुई है, पेज नंबर 179 पे, इसके अलावा 180 पे लिखी हुई है कि एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहा जाता है, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या होती है, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की। तो बेटा देखो बेसिकली हमें क्या नज़र आ रहा है, ये ओरिजिन है 0 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी ग्रेटर देन 0 होता है और वाई भी, मीन पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव आता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कंडीशन आती है। फॉर एग्जांपल आपको लिखा नजर आता है कि x इज ग्रेटर देन 1, तो आप बताओ ये कहां पे वाक़या होगा, कहां पे लाई कर रहा होगा? तो आप कहोगे कि लाई ऑन द x एक्सिस, वेयर x एक्सिस पे है सारी लाइन बेटा, जहां पे x जो है वो ग्रेटर देन, क्या, वेयर x इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 का मीन 1 से आगे वाली जितनी भी वैल्यू होंगी बेटा वो इसमें इंक्लूड होंगी, मीन आप इसको नहीं शामिल करोगे, इसको एम्प्टी कर लोगे, आगे की सारी वैल्यू शामिल होंगी। अगर ग्राफ का कहा जाए बेटा तो सिंपल लेस सिंपल ग्रेटर का जो है वो ग्राफ किस तरह का बनता है, डॉटेड लाइन होती है, कि हम डॉटेड लाइन के तौर पे शो करते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये लाइन शामिल नहीं है। अगर मैं कहता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बेटा फिर इसका मीन ये लाइन शामिल होगी, उसको बेटा सॉलिड लाइन के तौर पे शो किया जाता है। ये हम चैप्टर 5 में बड़ी डिटेल से पढ़ते हैं कि ग्राफ डॉटेड होता है जब सिर्फ लेस या सिर्फ ग्रेटर का साइन हो, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल हो तो बेटा वो एक सॉलिड लाइन हमारे पास क्रिएट हो जाती है। अब बेटा ये कंडीशन हमारे पास सामने आ गई कि हमारे पास, और फॉर एग्जांपल कहा जाए x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ एक वर्टिकल लाइन, हम कहेंगे x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ एक वर्टिकल लाइन होगी। आपको कहा जाए आप बनाओ x इज इक्वल टू -3 का, वो नेगेटिव x एक्सिस पे एक वर्टिकल लाइन होगी। मैंने कहा बेटा हम या वर्टिकल लाइन ड्रा कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल। तो बेटा x एक्सिस के लिए वर्टिकल और y एक्सिस के लिए मैं कहता हूँ y की वैल्यू 4 है उसका ग्राफ, तो आप कहोगे बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो शो करेगी y इज इक्वल टू 4 को, या -4 हो जाए तो बेटा वो नेगेटिव एक्सिस पे आ जाएगा। इसकी ये तरतीब बन जाती है। इसके बाद बेटा उन्होंने कहा अगर ये सारी कंडीशन हम तो कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे जो आता है हमारे पास पेज नंबर 181 पे, जो डिस्टेंस फार्मूले के लिहाज से हम लोग बेटा डिस्टेंस और मिड पॉइंट फार्मूला ये बेसिकली सीख चुके हैं जब 9th क्लास में थे। 9th क्लास में हमने टोटल उसकी डिटेल पढ़ी थी कि डिस्टेंस हम कैसे दो पॉइंट्स के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं, दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। अब बेटा स्टार्ट इसका यहां से हुआ डिस्टेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं कहता हूं बेटा एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 ये कंडीशन चल रही थी। मैं कहता हूं ऐसा था कि हमारे पास बेटा पॉइंट ए जो था वो 1 पे मौजूद था और पॉइंट बी जो था वो फॉर एग्जाम्पल वो 3 के ऊपर मौजूद था। मैं कहता हूं मुझे बताओ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो बड़ी सादा सी बात चलती है, आप क्या कहोगे, हम 1 और 2, तो सादी सी बात हो जाएगी, उनके बीच में डिस्टेंस 2 आ जाएगा। मीन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ से ये लिख सकते हैं बेटा कि डिस्टेंस क्या होगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2, या बेटा ज़रूरी तो ऐसा नहीं है कि हमें डिस्टेंस 1 2 ऐसे फाइंड आउट करना पड़े। जैसे मैं कहता हूँ जितना डिस्टेंस
आपका आपकी एकेडमी से है, आपके कॉलेज से है, उतना ही डिस्टेंस आपके कॉलेज का आपके घर से भी होगा, वो सेम कंडीशन आएगी। तो बेटा हम यहाँ से ये कहते थे कि हम अगर 3 - 1 करें 2 आ जाएगा, तो 1 - 3 करेंगे तो क्या होगा, तो नेगेटिव साइन आ रहा है। तो नेगेटिव साइन बेटा बेसिकली हम ये कहते हैं कि डिस्टेंस तो कभी नहीं नेगेटिव नहीं होता, तो इसी वजह से हम उसके ऊपर क्या लगा लेते हैं, मॉड। मॉड क्या करता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है बेटा, नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देती है, पॉजिटिव में। सिर्फ एक्स एक्सिस की लाइन पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखूंगा बेटा तो हमारे पास क्या आएगा 1 और y क्या होगा 0। इसको मैं क्या लिखूंगा, x की वैल्यू 3 और y 0। अब ये याद रखिएगा बेटा, यहां से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है कि जितनी भी x एक्सिस की लाइन है, चाहे वो नेगेटिव पॉइंट के लिए है या चाहे वो पॉजिटिव पॉइंट के लिए, सारी x एक्सिस की लाइन विद ओरिजिन बेटा, सारी x एक्सिस की लाइन पे ओरिजिन से लेकर ये सारी लाइन पे y क्या होता है, 0 होता है। मीन हमें अगर कहा जाए कि आप इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो हम बहुत सिंपल सी, ये एमसीक्यूज के लिए था बेटा, अब एमसीक्यू के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट कुछ और था। हम क्या करेंगे, 3 - 1 या 1 - 3 का मॉड करेंगे। रीजन क्या कि इसमें एब्सिसा की वैल्यू तो है, ऑर्डिनेट क्या है, 0 है। मीन इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर ये हमारे पास पॉइंट x1 था और ये पॉइंट x2 था, तो बेटा x एक्सिस पे इसका डिस्टेंस कैसे लिखा जाएगा, हम लिखते थे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x2 - x1, या हम क्या लिख सकते हैं x1 माइनस का x2, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बना लेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, उसका डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह से हम सेम y एक्सिस के लिए भी कर सकते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ETC जो कंडीशन थी, मैं कहता हूं पॉइंट P जो था वो 1 के ऊपर मौजूद था, पॉइंट Q जो था वो 4 के ऊपर मौजूद था। अगर इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखा जाए तो 0,1 और ये क्या बनेगा 0,4। मीन सारी की सारी y वाली लाइन पे x क्या होता है, 0, ये सारा 0 आ जाएगा। तो मैं कहता हूं आप मुझे बताओ P से Q तक का डिस्टेंस क्या होगा। बेटा इसकी लिखने की भी तरतीब देखिएगा, हम डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए करते हैं, लेकिन इसको लिखने के क्या क्या तरीके होते हैं मैं भी आपको ये एक्सप्लेन कर लेता हूं। हम कहेंगे कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, हम 4 - 1 भी कर सकते हैं या 1 - 4 भी कर सकते हैं। इसका आंसर 3 आएगा और इसका आंसर क्या आएगा, -3। दोनों का अगर कंबाइन किया जाए तो हम कहेंगे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या था, 3 ही था। क्यों, एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देती है। अब ये सिंपल बेटा हम निकाल सकते हैं। इसके लिए जरा देखा जाए तो हम सिंपल सादी सी एक कंडीशन कहेंगे कि P से Q तक का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे बेटा, y2 - y1, या हमारे पास क्या होगा y1 माइनस का y2। अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास था पॉइंट y1 और ये हमारे पास पॉइंट क्या था x2 और y2, इसके लिए हम कहेंगे ये हमारे पास पॉइंट था x1 y1 और ये भी हमारे पास सेम क्या था x2 एंड y2। तो उसके लिए डिस्टेंस हम इस तरह की तरतीब से लिखते हैं। तो सेम यहां पे भी उसी तरह से, लेकिन इसकी कंडीशन क्या नजर आ रही है, इस पे एब्सिसा था और एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट की वैल्यू थी। यहां पे हमारे पास क्या था कि इसका एब्सिसा 3 और 1 था, लेकिन इसका ऑर्डिनेट क्या था 0। तो जब ऑर्डिनेट 0 हो तो एब्सिसा का डिफरेंस करके हम मॉड ले लेते हैं। जब दोनों पॉइंट्स में हमारे पास एब्सिसा 0 हो तो हम ऑर्डिनेट को माइनस करके उसका क्या कर लेते हैं, एब्सोल्यूट या बेटा डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, जिसको हम बेटा एब्सोल्यूट पढ़ते थे 9th क्लास में। तो इसकी बेटा कंडीशन भी क्या आती है, माइनस को पॉजिटिव में चेंज कर लेता है। यहां से हमारे पास तो डिस्टेंस आ जाता था। इसी चीज को आगे शिफ्ट किया गया जो हम 9th में डायरेक्टली पढ़ा करते थे कि आप ये बताओ कि अगर किसी जगह पे किसी पॉइंट पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आप यहां पे बताओ कि x की वैल्यू हो 3, तो ये पॉइंट बन रहा है, और y की वैल्यू हो 2, और इसी तरह से एक दूसरा पॉइंट था मैं कहता हूं जहां पे x की वैल्यू थी फॉर एग्जांपल इसी पॉइंट को हम कह देते हैं बेटा कि x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 और y की वैल्यू 4। इनमें तो बेटा ऑर्डिनेट 0 था, हमने सिंपल डिस्टेंस निकाल लिया। इन दोनों के लिए एब्सिसा 0 था, हमने सिंपल डिस्टेंस निकाल लिया। अगर दोनों पॉइंट्स में जैसे ये पॉइंट मैं कहता हूं x1 y1 है और ये वाला पॉइंट क्या है x2 y2, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे,
उसके लिए बेटा बेसिकली ये बाकायदा तौर पे 181 पे प्रूफ भी है इसका कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे प्रूव किया जाता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है बेटा। हम लोग बस स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जस्ट हमने याद भी किया हुआ है कि इसका फार्मूला क्या है, आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। तो हम इस कंडीशन के लिए क्या लिखा करते थे कि अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो, उन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना हो तो हम उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ए था, वो था बेटा x1 y1, और एक पॉइंट बी था x2 y2। अब बेटा जरा गौर कीजिएगा, अगर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो पॉइंट्स तो वो तो सिर्फ हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पे एब्सिसा का डिफरेंस करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। सिर्फ वर्टिकल लाइन पे था तो बेटा उसके लिए हम ऑर्डिनेट का डिफरेंस करके उसका आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर वो लाइन एक ना वो हॉरिजॉन्टल थी ना बेटा वो वर्टिकल थी, एक स्लांट लाइन थी बेटा, इस स्लांट लाइन का हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मैं कहूँगा इन 2 पॉइंट्स के दरमियान वो डिस्टेंस किस तरह से आएगा। तो आप लोग बेटा इसको तरतीब से लिखते हो, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, या बेटा इसके लिए ए बी के ऊपर या सिंपल ए बी भी लिखते हैं, या बेटा इसको डी बी लिखा जाता है। इस तरह से इसकी कंडीशन फाइंड आउट की जाती है। हम डिस्टेंस कैसे निकालते थे बेटा, स्क्वायर रूट में कंडीशन क्या आती थी, वैसे लिखते ये थे x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस, जैसे हमने ये कंडीशन लिखी बेटा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब एब्सोल्यूट वैल्यू भी लगा सकते हैं, या बेटा आप इस पे ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मीन एक होता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और प्लस में x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर। आप बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू भी लगाओ फिर भी वही मीन होगा, मोड लगाओ तो बेटा मीन वही होगा। हम क्या कहते हैं कि मोड से भी क्या होता है, माइनस प्लस हो जाता है, स्क्वायर भी माइनस को प्लस करता है, बात एक ही होती है बेटा। आपकी मर्जी, आप x2 को पहले x1 को बाद में लिख लो, y2 को पहले y1 को बाद में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, स्क्वायर की वजह से माइनस किस में शिफ्ट हो जाएगा, प्लस में। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। इसके अलावा बेटा आगे चल के हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कुछ एप्लीकेशन देखेंगे कि हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, क्या कंडीशन हमारे पास आती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। आगे इसके प्रैक्टिकली क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे, वो पिक्चर या डायग्राम पे इसको कैसे शिफ्ट किया जाता है इन पॉइंट्स को, वो सारा, और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं वो डिटेल से हम पढ़ेंगे। आप बेटा इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझिएगा। अब जो क्वेश्चन में यूज़ होने वाली कंडीशन है वो हम इंशाल्लाह साथ साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।